बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर इस वक्त भी एक मीटिंग चल रही है जिसे फुल कोर्ट मीटिंग कहा जाता है। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की सरबराही में ये मीटिंग हो रही है कमेटी रूम में। सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस ब्लॉक है उसके 3rd फ्लोर पर ये मीटिंग इस वक्त चल रही है। बताया यही जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो दस्तयाब जजेस हैं वो इस इजलास में आज शरीक हुए हैं। अब उस इजलास में क्या बात हो रही है ये तो कुछ देर के बाद ही मालूम होगा। मुमकिन तौर पर एक एलामिया या फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग भी जारी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि अब की बार हमें भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ख़बरें लेने के लिए बहुत से लोग मुहतात हो चुके हैं। बिलखसूस रिसेंटली कुछ एपिसोड्स ऐसी हुई हैं चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के चीफ जस्टिस बनने और जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के दरमियान मीडिया के साथ कुछ ऐसी नाखुशगवार वाक़यात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अहाते में हुए हैं कि अब क्योंकि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ सख्ती बरती है और गैर ज़रूरी तौर पर जो मीडिया की जानिब से मोबाइल फ़ोन्स और वीडियोस बनाने का एक सिलसिला था उसको रोकने की कोशिश भी सुप्रीम कोर्ट इंतज़ामिया की जानिब से की जा रही है और एज़ पर डायरेक्शंस बाय द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस ज़मन में अब ज़राए भी थोड़े से मोहतात हैं, बात करने से ज़रा हिचकिचा रहे हैं। देखते हैं, बहरहाल कोशिश ज़रूर करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए कि क्या कुछ हुआ है आज की इस मीटिंग में। दूसरी जानिब कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो भी गालिबन वीडियो लिंक के ज़रिए इस इजलास में शरीक हुए हैं। ताहम ये बात भी अभी तक कन्फर्म नहीं हो सकी क्योंकि वो बैरून मुल्क हैं, उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं और 30 तारीख को उन्होंने वापस लौटना है। और हमने जब ये ख़बर ब्रेक की थी कि फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाई गई है उस वक्त भी ये बात ज़रूर कही गई थी कि मुमकिन तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से अगर रब्ता हो सका तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए अटेंड भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनकी वापसी पर मीटिंग दोबारा भी बुलाई जा सकती है फुल कोर्ट की, क्योंकि जस्टिस याह्या आफरीदी साहब जब चीफ जस्टिस रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट के, वहाँ पर भी उन्होंने तसलसल के साथ फुल कोर्ट मीटिंग बुलाना जो है वहाँ पर जारी रखा और यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट में भी एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो जजेस साहिबान के साथ बैठकर मीटिंग्स का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाएंगे और ये ज़रूरत भी है, वक्त की ज़रूरत है ताकि जो गलत फहमियाँ हैं जजेस के दरमियान वो भी ख़त्म हों, दूर हों। माजी करीब में हमने देखा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब शुरू में तो कुछ मीटिंग्स बुलाते रहे, मगर जब उन्हें भी अक़लियत में रहने का एक ख़दशा पैदा हो गया और वो अक्सरियत खो चुके तो उन्होंने फुल कोर्ट मीटिंग्स बुलाने से इनकार कर दिया और फिर अब पहली दफ़ा मीटिंग बुलाई गई है जस्टिस याह्या आफरीदी साहब की जानिब से। और आपको मालूम है जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर मुतअद्दिद दफ़ा ये मुतालबा भी कर चुके हैं साबिक़ चीफ जस्टिस से कि मीटिंग बुलाई जाए। मुमकिन तौर पर आज की इस मीटिंग में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डीनेंस जो है वो भी मौजूद बहस होगा, क्योंकि उसी तरमीमी ऑर्डीनेंस की बुनियाद पर पूरा जो ढांचा है सुप्रीम कोर्ट का या जुडिशरी का उसको तब्दील करने की कोशिश की है हुकूमत ने, पार्लिमान ने एक 26वीं आइनी तरमीम के ज़रिए। और बहुत से लोग तो ये भी मानते हैं कि जो 26वीं आइनी तरमीम है ये उस ऑर्डीनेंस के ऊपर टिकी हुई है। कल को अगर ये सुप्रीम कोर्ट या फुल कोर्ट उस ऑर्डीनेंस के ऊपर कुछ सख्त फाइंडिंग दे देती है या उस ऑर्डीनेंस को ही गैर आइनी करार दे देती है तो फिर उस आइनी तरमीम का क्या मुस्तकबिल होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और मगर साथ साथ आज भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। आज सलमान अकरम राजा साहब ने एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है और वो आइनी दरख्वास्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उस आइनी दरख्वास्त में सलमान अकरम राजा साहब ने जो कि ग़ालिबन कमल शोज़ब साहिबा की तरफ से उन्होंने बतौर वकील दायर की है, वो मुतालबा कर रहे हैं तौहीन अदालत की कार्रवाई का इलेक्शन कमीशन के सरबराह और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़। ये बहुत से लोग तो मानते हैं कि वक्त की ज़रूरत भी थी ये दरख्वास्त, दो के पहले ये दरख्वास्त आ चुकी होनी चाहिए थी, आई भी है, ग़ालिबन कुछ दरख्वास्तें आई हैं, मगर अब हम देख रहे हैं कि उस फैसले पर कतन अमल दरामद करने से गुरेज़ा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। पहले आपको याद होगा जब 12 जुलाई को फ़ैसला दिया था मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 8 फाजिल जजेस साहिबान ने उस फैसले के ख़िलाफ़ उस फैसले पर अमल दरामद तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया, मगर फिर बाद अज़ा हमने ये भी देखा इलेक्शन कमीशन ने इबहाम दूर करने के लिए, जो कि था भी नहीं, इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक वजाहत भी जारी की और दोबारा से फिर वजाहत जारी करना पड़ी क्योंकि इबहाम उनका तब भी बाकी था। इस दौरान एक और डेवलपमेंट ये हुई थी कि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि फाजिल मेंबर थे उस 13 रुकनी फुल कोर्ट के, उन्होंने इख्तिलाफ़ किया था 8 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले से। उनके इख्तिलाफी नोट के अंदर जो मेरिट्स ऑफ द केस हैं उन पर बात कम हुई और 8 जजेस का जो
मुख्तसर फ़ैसला था उसको हदफ तनकीद ज़्यादा बनाया गया। ये सब फैक्ट्स आपको मालूम है। अब वो जो हदफ तनकीद बनाया गया था उसके ऊपर हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस साहिबान हैं उनके अंदर काफ़ी रिजेंटमेंट थी। वो काफ़ी हद तक नाला थे, नाखुश थे कि ब्रदर जजेस अपने ही ब्रदर जजेस के फ़ैसलों को किस तरह क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्हें चाहिए कि वो अपनी रीज़निंग दें जिस बेस पर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों को खारिज किया था, ना कि 8 फाजिल जजेस साहिबान के मुख्तसर फ़ैसले की जो कि अक्सरियती फ़ैसला था उस पर तनकीद करें या उसे गैर आइनी करार दें। आपको मालूम है उन 2 जजेस साहिबान ने न सिर्फ उस फैसले पर तनकीद की बल्कि उस फैसले को गैर आइनी करार देते हुए इलेक्शन कमीशन को ये शय भी दी कि आप इस फैसले पर अमल दरामद के पाबंद नहीं हैं। अब वो फैसला कहाँ गया? उस फैसले पर अमल दरामद का हाल नहीं हो सका। आज जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, आज तारीख हो चुकी है 28 अक्टूबर, फैसला आया है 12 जुलाई को और अभी तक उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका। मगर हमने फिर देखा जब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का नाम डिस्कस होना था उस पार्लिमानी कमेटी ने जो 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में कायम हुई है, उस पार्लिमानी कमेटी ने तय करना था कि कौन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा आइंदा। उस मीटिंग से चंद लम्हे कबल, चंद मिनट्स पहले चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फायद ईसा साहब की जानिब से एक अपना नोट जारी किया गया, जिसे हम इख्तिलाफी भी नोट नहीं कह सकते, उसे हम इजाफी नोट कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इन द मेन ऑर्डर दस्तखत किए थे जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब के नोट पर। और उस रोज़ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का नोट तो वेबसाइट पर जारी हुआ ही, मगर काजी फायद ईसा साहब ने अपने भी एक अलग से इजाफी नोट लिख दिया उस इख्तिलाफी नोट के साथ। और उस इजाफी नोट के अंदर जस्टिस काजी फायद ईसा साहब का पूरा फोकस जो था वो 8 जजेस साहिबान का, न सिर्फ वो अक्सरियती मुख्तसर फ़ैसला बल्कि उनका तफसीली फ़ैसला और वो जो 2 वजूहात, 2 आप कह सकते हैं वजाहती ऑर्डर्स इलेक्शन कमीशन और PTI की दरख्वास्तों पर 8 जजेस साहिबान ने जारी किए थे। चीफ जस्टिस काजी फायद साहब ने उन दोनों फ़ैसलों और उन दोनों वजाहतों को गैर आइनी करार दिया और खुल्लम खुल्ला ये कह दिया कि ये फ़ैसले अमल दरामद के लिए नहीं हैं। अभी तक इन फ़ैसलों का ये हतमी फ़ैसले नहीं हैं, ताहम इन पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। और दूसरा, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी इन फैसलों पर अमल दरामद न करने की सूरत में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ नहीं की जा सकती। तो ये बेसिकली इसको अब अगर हम एक एंगल देखें तो ये भी हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हवाले से ख़बरें ये आ रही थी उस मीटिंग के पहले, शुरू होने से पहले, कि मुमकिना तौर पर वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। उस फैसले को पर असरअंदाज होने के लिए भी ये नोट जारी किया जा सकता है। और दूसरी जानिब ये भी वजह बताई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन को एक सेफ साइड देने के लिए या इलेक्शन कमीशन को ये बावर कराने के लिए या उसके हक़ में एक फ़ैसला ऑब्जर्वेशन देकर उनको बचाने के लिए कि कहीं इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इन द लॉन्ग रन आगे चलकर जस्टिस काजी फाइज़ साहब की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट को कार्रवाई न कर दे। अब सलमान अकरम राजा साहब ने उसी फ़ैसले पर अमल दरामद न करने की सूरत में इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है और ये कहा है कि इनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर मिसकंडक्ट की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाए। उन्होंने ताहाल अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं किया। अब ख़बर क्या है? ख़बर नाज़रीन ये है कि हमारी भी कुछ जजेस साहिबान से उस रोज़ बात हुई जिस रोज़ वोट टेकिंग थी नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की। तो उनमें से अक्सरियत का ये मानना है कि उस फैसले पर अमल दरामद तो होना है, उस फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो फिर मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। ये वो ख़बर नहीं दे रहे थे बल्कि अपना ओपिनियन दे रहे थे एज़ ज्यूरिस्ट। तो अब अगर हम इसमें देखें तो ख़बर ये है कि अक्सरियती जजेस साहिबान मुत्तफ़िका तौर पर ये बात समझते हैं, बिलखसूस वो 8 जजेस तो समझते हैं कि उनके फ़ैसले पर अमल दरामद नागुज़ीर है। और आप भूलिएगा नहीं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मुतअद्दिद मौक़ों पर मुतअद्दिद मुख्तलिफ दीगर फ़ैसलों के अंदर भी अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद न करने की सूरत में तौहीन अदालत के इंदिए दिए हैं। और इलेक्शन कमीशन जो है उसके हवाले से मालूम होगा कि अब जो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो मामलात को किस डगर लेकर जाते हैं। अब इस ज़मन में आज की होने वाली जो फुल कोर्ट मीटिंग है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। उसमें मुमकिना तौर पर मैंने जैसे पहले आपको कहा कि क्योंकि तमाम तर चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं, इस वजह से इनको आपके सामने बयान करना ज़रूरी है। जो ऑर्डीनेंस आया था उस ऑर्डीनेंस की बेस पर एक आइनी तरमीम लाई गई और उस ऑर्डीनेंस की बेस पर ही जो अदालती फ़ैसला है उसको गैर मौसर कर दिया गया। और बाद अज़ां हमारी अदालत ने जिस तरह के ऑर्डर्स जारी किए मैं आपको बता चुका हूँ। अब इस तमाम तर सूरत हाल में जस्टिस मंसूर अली शाह इंटैक्ट हैं, उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिज़ाइन नहीं किया क्योंकि कुछ नादान हैं जो उन 2 जजेस साहिबान को ये मशवरा दे रहे हैं कि वो मुस्ताफ़ी हो जाए क्योंकि वो सुपरसीड हो चुके हैं।
انہیں یہ نہیں معلوم کہ جو سپریم کورٹ کے ججز صاحبان ہوتے ہیں ان میں سینیورٹی کا وہ والا کانسیپٹ نہیں ہوتا جو فوج میں ہوتا ہے، اور یہاں پر تمام ججز صاحبان ایکولز ہوتے ہیں۔ اور جسٹس یا آفریدی صاحب اگر چیف جسٹس نہ بنتے تو پھر ہمیں بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، جسٹس امین الدین خان موسٹ فیوریٹ تھے، اور بہت سے لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ذہنی طور پر تیار بھی تھے، انہیں بھی شاید یہ اندازہ تھا کہ شاید جسٹس یا آفریدی صاحب بھی انکار کر دیں اور ایونچولی نام ان کا جو قرعہ ہے ان کے نام کا قرعہ نکل آئے۔ ایسا نہیں ہوا۔ اب حکومت بھی پینک میں نظر آتی ہے بظاہر، کیونکہ جو جسٹس یا آفریدی صاحب نے آتے ہی کچھ ایسے اقدامات اٹھائے ہیں، اس سے تاثر حکومت کو یہی جا رہا ہے کہ شاید ان سے ایک غلطی بھی نہیں بلکہ بلنڈر ہو چکا ہے۔ انہوں نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو یا جسٹس منیب اختر صاحب کی جگہ جسٹس یا آفریدی صاحب کو چیف جسٹس اپوائنٹ کر کے شاید غلطی تو نہیں کر دی، کیونکہ جسٹس یا آفریدی صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے تو فل کورٹ میٹنگ بلائی، جس کے حوالے سے ہم ہی کہتے تھے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد فل کورٹ کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے۔ دوسرا، وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی گو کہ اس آرڈیننس کے تحت ہی انہوں نے تشکیل دی ہے یا اثر نو تشکیل دی ہے، مگر اس کمیٹی کی اثر نو تشکیل از ناٹ امپورٹنٹ، بٹ اس میں جو انکلوژن آف ججز ہے، جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، ان کا اس کمیٹی میں واپس آنا چیف جسٹس یا آفریدی صاحب کی سربراہی میں اس کمیٹی کا پہلا اجلاس، اس کی سگنیفیکنس بہت زیادہ ہے۔ اس پر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ کیوں کر ماضی میں جب وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ آرڈیننس ہی غیر آئینی ہے، تو جب دوبارہ اسی آرڈیننس کی بیس پر ایک آئینی ترمیم بنائی جا رہی ہے، ایک کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے، تو کیوں کر وہ ججز صاحبان اس میں شرکت کر رہے ہیں؟ تو اس کی کچھ وجوہات ہیں جو آپ کو بھی معلوم ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ ہوں یا جسٹس منیب اختر، ان کا اعتراض محض اس حد تک تھا کہ بھائی آرڈیننس اگر آ گیا ہے تو کیوں کر آپ اس آرڈیننس کو فل کورٹ کے سامنے نہیں رکھ رہے۔ دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ آپ نے کیسے جسٹس منیب اختر کو اس کمیٹی سے نکال باہر کیا۔ اب جسٹس منیب اختر واپس آ چکے ہیں، فل کورٹ کی میٹنگ بھی بلائی جا چکی ہے، پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا اجلاس غالباً اسی گارنٹی پر بلایا گیا کہ بھائی فل کورٹ میٹنگ بھی ہے، اور موسٹ پروبیبلی آج کی اس میٹنگ میں اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ججز صاحبان اس پر گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور آئندہ کا لائحہ عمل موسٹ امپورٹنٹلی طے ہوگا کہ کیا ہوگا۔ ہماری تو بس یہ خواہش ہے کہ جو بھی ہو متفقہ طور پر ہو، تمام ججز صاحبان جو دھڑوں میں تقسیم ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ اب دھڑوں سے نکلیں اور ایک یونیفائڈ سپریم کورٹ ہمیں نظر آئے۔ ادروائز جو عام سائلین ہیں جن کے کیسز سالہ سال سے یہاں پر پینڈنگ پڑے ہیں، ان کو انصاف ملتا مجھے کم از کم آئندہ آنے والے چند سالوں میں بھی نظر نہیں آ رہا۔ اگر یہ ججز صاحبان آج بھی اکٹھا نہیں ہوتے، اپنے جو اصل جس کو ہم کہتے ہیں ایلیفنٹ ان دا روم اس کو ایڈریس نہیں کرتے، تو یہ معاملات بگاڑ کی طرف ہی جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج 2 سے 3 اور بھی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہیں۔ عابد زبیری صاحب اور ان کے ساتھ پاکستان بار کونسل کے 6 ممبران جو کہ سابق صدر بھی ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے، انہوں نے ایک اور درخواست 26ویں آئینی ترمیم بالخصوص اس جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے خلاف دائر کی ہے جو اس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں تشکیل پایا ہے۔ اب وہ جو جوڈیشل کمیشن ہے، پہلے جوڈیشل کمیشن ہوتا تھا چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں بیٹھ کر وہ اجلاس بلایا کرتا تھا، اور اس میں سپریم کورٹ کے ججز صاحبان کی اکثریت ہوتی تھی، یا پھر پاکستان بار کونسل اور اٹارنی جنرل اور وزیر قانون کے نمائندگان ہوتے تھے۔ اب اس میں حکومتی اراکین اسمبلی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اراکین اسمبلی چاہے وہ حکومت کے ہوں اپوزیشن کے ہوں، ان 4 لوگوں کو بھی شامل کر لیا گیا ہے، جو کہ بڑا الارمنگ ہے عدلیہ کے لیے، جو عدلیہ کی آزادی کا کانسیپٹ ہے، جو مقننہ ہے، جو ٹرائکاٹمی آف پاور ہے، اس کے اگینسٹ ایک چیز عدالتی جو آپ کہہ سکتے ہیں آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے، اس کے اگینسٹ اس ترمیم کو بہت سے لوگ کنسیڈر کر رہے ہیں جہاں تک تعلق ہے چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ اور جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کی، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کو یہ بھی اختیار دے دیا گیا ہے کہ اب بینچز بھی، آئینی بینچز بھی جوڈیشل کمیشن تشکیل دے گا، اور ان بینچز میں پھر کیا کچھ ہوگا یہ بھی پھر آپ کو اندازہ ہے، ڈرائیو سب کچھ حکومت کر رہی ہوگی۔ اس پر اب عابد زبیری صاحب نے درخواست دائر کی ہے اور یہ کہا ہے، استدعا یہ کی ہے کہ سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے سے حکومت کو روکے۔ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس اگر نہیں بلایا جاتا تو کیا ہوگا، اور اس اجلاس کے بلائے جانے سے پہلے کیا 26ویں آئینی ترمیم سپریم کورٹ میں ٹیک اپ کی جا سکتی ہے؟ یہ پہلی درخواست نہیں ہے، متعدد درخواست ماضی میں بھی آ چکی ہیں۔ ایک درخواست جو بہت زیادہ سگنیفیکنٹ ہے وہ افرا سیاب خٹک صاحب کی،
जानिब से दायर की गई है, जो कि बड़ी डिटेल्ड है, बड़ी वेल ड्राफ्टेड है, और बहुत से लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि वो दरख्वास्त भी जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो सकती है, मगर देखना ये होगा कि वो समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो किसके सामने होगी। आइनी बेंच अभी तक कॉन्स्टिट्यूट हुआ नहीं, और आइनी बेंच के अलावा वो दरख्वास्त किसी के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो नहीं सकती। तो एक इब्हाम सा इस वक्त पैदा ज़रूर हुआ है, और शायद उसी इब्हाम को दूर करने के लिए आज तमाम जजेस साहिबान यकजा हैं। बलूचिस्तान बार कौंसिल और बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से भी आज 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं। 26वीं आइनी तरमीम को चैलेंज करते हुए उन्होंने भी उसे कलअदम करार देने की इस्तदा की है। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, क्या करने जा रही है, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं, और हर गुजरते दिन के साथ जो सूरत हाल है वो दिलचस्प होती जा रही है। दिलचस्प से ज़्यादा अब जो हालात हैं वो अदलिया जो है वो काफ़ी हद तक हमें कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है, और इस सब में किरदार जस्टिस याह्या अफरीदी साहब का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को उन्होंने बहुत मुनासिब अच्छे अंदाज में रुखसत किया, और अब उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को भी हर मामले में ऑन बोर्ड लेने का जो फ़ैसला किया है, इससे नज़र यही आ रहा है कि अब आगे बेहतरी की कोशिश ज़रूर की जा रही है। पहले 1-2 कदम भी बेहतरी की जानिब उठा लिए गए हैं। मैं जैसा कि पहले कह चुका हूं कि अब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जानिब से अगर एक मुस्बत कदम उठाया गया है तो उनके ब्रदर जजेस, चाहे वो एक कैंप के हों दूसरे कैंप के हों, उन्हें भी अपने चीफ जस्टिस को बैक करना चाहिए, और जो फ़ैसला वो करें मुतफ़िका तौर पर अगर आज फुल कोर्ट किसी भी मामले को डिसाइड करती है तो उसकी जो वर्थ होगी वो फिर जो एक फ़ैसला होता है जिसमें तकसीम होती है उससे काफ़ी ज़्यादा होगी। देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।